आज इस मंडी लोकसभा के उपचुनाव के लिए आयोजित इस सभा में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे साथ मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, आपके सरगाघाट के लोकप्रिय विधायक जो वर्षों से आपकी सेवा में लगे हैं, आदरणीय कर्नल इंदर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष दिलीप ठाकुर जी, पार्टी की हमारे प्रदेश की सचिव डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष निशा जी, हमारे साथ में यहाँ पर सहयोग करने के लिए आए डॉक्टर अनिल धीमान जी जो पूर्व विधायक हैं, और हमारे साथ में यहाँ पर हमीरपुर से सहयोग करने के लिए हमारे कौशल निगम के कौशल विकास निगम के कोऑर्डिनेटर नवीन शर्मा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा अंजू शर्मा जी, जिला परिषद के सदस्य श्री चंद्रमोहन जी, महामंत्री चंद्रमणि जी, रामलाल जी, ध्यानचंद जी और सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर पंचायत के नगर परिषद के भी सभी चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से एक परीक्षा के दौर में से हम सब गुजर रहे हैं, और ये संयोग है, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक साथ इतने सारे चुनाव हुए, उपचुनाव के रूप में हुए, 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं और 1 लोकसभा का है। और अगर हम पूरे इसको देखें तो 68 में से 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये आज से पहले ऐसी स्थिति रही नहीं कभी। और ये चुनाव जब हो रहा है उसकी वजह का यहां पर हमारे साथी ने जिक्र कर लिया, कर्नल इंदर सिंह जी ने, कि हमारे मंडी लोकसभा का चुनाव इसलिए हो रहा है कि हमारे सांसद रामस्वरूप जी हमारे बीच में थे। कार्यकर्ता के नाते उनकी एक बहुत अलग छवि थी, मिलनसार, और मंडी को एक अलग पहचान देने में वो सफल हुए। छोटी काशी कहते कहते प्रधानमंत्री जी तक इस विषय को उन्हें पहुंचाया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी जब मंडी आते थे तो इस बात का जिक्र करते थे कि मैं बड़ी काशी का सांसद छोटी काशी में आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं। रामस्वरूप जी की कमी हम महसूस कर रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था, बड़े बड़े दिग्गज इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, वीरभद्र सिंह जी, पंडित सुखराम जी, प्रतिभा सिंह जी, महेश्वर सिंह जी, ठाकुर गंगा सिंह जी, लेकिन उसके बावजूद 4,05,000 वोट से जीतने का श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति का है, वो रामस्वरूप शर्मा का। सबसे बड़ी जीत आज तक। और स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे सामने है। और जैसे कर्नल इंदर सिंह जी ने कहा कि 31,000 का एक टारगेट आपने पिछली बार यहां छुआ है। सरगाघाट विधानसभा क्षेत्र से 31,000 की बढ़त आप लोगों ने दी है, और अब की बार इस टारगेट को हासिल करना सरल काम नहीं है, कठिन काम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है
कि आप सब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। अगर 31,000 की बढ़त पिछली बार दी है तो अब की बार भी इस लक्ष्य को हासिल करने की आप कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं इस बात को भी समझ सकता हूं कि आजकल के दिनों में खेत का काम है, फसल का काम है, घास की कटाई है, लेकिन फुर्सत उसके बावजूद भी निकाल करके आप आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मंडी लोकसभा के लिए ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को यहां प्रत्याशी के नाते घोषित किया है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। एक फौजी तो आपने सरगा घाट से यहां पर कर्नल इंदर सिंह जी के रूप में दे रखा है, और यहां पड़ोस के भी अगर महेंद्र सिंह जी की अगर आप धर्मपुर की कहें, वो भी एक फौजी है, और ये फौजियों की तादाद बढ़ती जा रही है यहां राजनीति में। कांग्रेस के हमारे नेता लोग कहीं पर आजकल भाषण दे रहे हैं फौजी पर, ये फौजी क्यों आए? अगर देश सेवा के लिए किसी ने अच्छा काम किया है और उसी भाव के साथ वो सेवा निवृत्ति के बाद समाज के लिए सेवा और समर्पण के साथ काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य और कोई हो नहीं सकता। बहुत विचित्र लगा जब कांग्रेस के प्रमुख नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जिक्र यहां हो रहा था कि कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट है उनका कहना यह है कि वो तो लड़ाई नहीं थी, वो तो मामूली घुसपैठ थी। अरे उससे ज्यादा क्या लड़ाई हो सकती? 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी और 52 सैनिक इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए। उसको अगर मामूली से घुसपैठ कह रहे, सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को जो जिम्मा दिया गया कि टाइगर हिल का ये लक्ष्य आपने हासिल करना है जीत का, और उन्होंने मुड़ कर देखा, उन्होंने ब्रिगेड को कमांड किया और टाइगर हिल पर तिरंगा झंडा अपने हाथों से फहराया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। बाकी के बारे में तो राजनीति में आप जो मर्जी कहिए, जैसे मर्जी कहिए, लेकिन कम से कम सैनिकों के बारे में राजनीति में क्या कहना चाहिए? राजनीतिक टिप्पणी हमको इस प्रकार से करने से परहेज करना चाहिए, ऐसी मेरा उनसे आग्रह है। फिर आगे बढ़कर के उनका बेटा और बोलते हैं कि अकेले ब्रिगेडियर ने थोड़ी की बोलते विजय आशीष बोलते हैं। अरे ब्रिगेडियर तो कमांड करते हैं, पीछे लड़ने वाली तो सेना होती है। और ब्रिगेडियर ने कब कहा कि मैंने अकेले ही जो टाइगर हिल जीता? और मैं तो सही मायने में कहता हूं कि मालूम नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत विचित्र परिस्थिति है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हर कदम पर आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला और आगे बढ़ने का हमको हौसला मिला। लेकिन यह परीक्षा का दौर हमारा खत्म नहीं हुआ। चाहे पूरा 5 साल का कार्यकाल ये पूरा होने जा रहा है, 4 साल पूरे हो रहे हैं, अब भी हम वोट मांग रहे हैं। अगले साल आजकल के दिनों में फिर वोट मांग रहे होंगे। और बीच में ये कोविड का दौर ऐसा दौर आया जिसके कारण हमारी इतनी कड़ी परीक्षा हुई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे,
सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक सामान्य परिस्थिति में अच्छे माहौल में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हम कड़ी परीक्षा के दौर में से गुजरे। कोविड जैसा संकट, आप कल्पना करिए किस प्रकार की स्थिति हमारे सामने रही। इस कोविड के कारण जिस वायरस को हम खुली आंख से देख नहीं सकते, उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आदमी घर के अंदर रहने के लिए विवश कर दिया। एक दूसरे के साथ मिलना मुश्किल हो गया। आज भी यहां बहुत सारे लोग जो है वो मास्क पहन करके यहां पर आज की सभा में बैठे हैं, थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि भाई मालूम नहीं कोविड कहां से आ जाए। ये बहुत विचित्र परिस्थिति थी हमारे सामने। ना दुनिया तैयार थी इस हालात के लिए, ना हम तैयार थे, ना व्यवस्थाएं थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हौसला दिया, देश को हौसला दिया, हिम्मत दी। और बहुत सारी चीजें जिसका जब कहीं इलाज में होता है तो उस वक्त हौसले की आवश्यकता पड़ती है, हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक भी कोविड का कोई इलाज नहीं है। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ते हैं कि ये परहेज तो बताए जाते हैं, मास्क पहन करके रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए। वैक्सीन एक समाधान और निकला है इसका। वो इलाज नहीं है, वो समाधान है, रोकने का एक माध्यम है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने साइंटिस्ट को कहा कि 135 करोड़ का ये भारत, क्या हम अपने देश के अंदर अपने साइंटिस्ट के माध्यम से अपने ही देश के अंदर अपनी वैक्सीन नहीं बना सकते? सहयोग दिया, हौसला दिया, साइंटिस्ट आगे बढ़े और अपने देश के अंदर बनी हुई वैक्सीन आज लग रही है। हाँ, कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने परहेज किया ना, हाँ वो तो हम नहीं लगाएंगे इस वैक्सीन को, ये भाजपा की वैक्सीन है, वो पता नहीं क्या हो जाएगा बोलते हैं। कहीं वो कहा कि इसका साइड इफेक्ट होगा, आने वाली जनरेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कहीं ने कहा कि यादाश्त चले जाएगी, कहीं ने कहा कि पता नहीं क्या बीमारी हो जाएगी। आज वही कांग्रेसी मास्क पहन करके जा रहे हैं कोविड सेंटर के, जो हमारे वैक्सीन सेंटर है उसमें जाकर के वैक्सीन लगा रहे हैं और नर्स को पूछ रहे हैं लगाने के बाद कि अगली डोज कब लगेगी। वैक्सीन की अगर बात आती है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया और डोज को कंप्लीट करना मुश्किल काम था। हमने डोडरा कुमार में जाकर के वहां पर वैक्सीन हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई। हमने जाकर के बड़ा बंगाल का गांव रह रहा था, 150 लोग वहां पर तो गद्दी रहते थे, तो वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं। वहां पहुंचने के लिए 4 दिन से ज्यादा समय लगेगा। हमने वैक्सीन हेलीकॉप्टर में डाली, डॉक्टर की टीम, नर्सों की टीम हेलीकॉप्टर में डाली और वहां से जाकर के उनको भेजा और वहीं जाकर के उनकी वैक्सीनेशन करके आई। कुल्लू के मलाना के गांव में वहां कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और पैदल चलने के बाद भी जब तक देवता जगदम्बिनी ऋषि वहां पर अनुमति न देगा तब तक कभी कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम पहुंची, लोगों ने कहा कि हम तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लोगों ने कहा कि जब तक, हाँ देवता अगर हमारे ऋषि जी अगर बोलते अनुमति देते हैं तो तब लगाएंगे। मैंने डिप्टी कमिश्नर को कुल्लू से भेजा। हमने कहा आप जाइए, देवता के पास जाइए, देवता को मनाइए और देवता के वहां जाकर के लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए इस काम को हम कर रहे हैं और इस बात को आप जिक्र करते हुए आप उनसे अनुमति लीजिए। देवता ने अनुमति दी, 1200 लोगों को वहां पर जाकर के मलाना के गांव में जाकर के वैक्सीन लगा। बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं। आज कांग्रेस के नेता भाषण दे रहे हैं कोविड का बैड मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट। अरे मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में से है
जहां पर कोविड का मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन ढंग से हुआ है। जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन मिली, जिसको बेड की जरूरत थी बेड मिला, और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत थी बेड मिला, उसको वेंटिलेटर मिला है। अगर हम उनसे पूछें महानुभावों को जो ज्ञान बांटते फिरते थे सोशल मीडिया में, कोई फेसबुक पर हमको ऐसा मार्गदर्शन करते थे, ऐसे मार्गदर्शन करते थे जैसे पता नहीं कितनी सदियों से इनका कोविड के खिलाफ लड़ने का अनुभव है। और जब तक ये कोविड का ये दौर इस तरह से रहा और कोई मुद्दा नहीं, हमने कहा राजनीति तुम दूसरे मुद्दे पर कर लो, किसी मुद्दे पर कर लो, कम से कम भगवान के लिए ऐसे संकट के क्षण में ऐसी चीज को मुद्दा मत बनाइए जिस पे आदमी का बस नहीं। अगर आज हम उनसे ही पूछें कि तुम 50 साल सत्ता में रहे, कितने वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में आपके पास? 50 वेंटिलेटर बनी थे, आधे काम करते नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में 900 वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं। कितने ऑक्सीजन के प्लांट को कांग्रेस की सरकार ने हॉस्पिटल में लगाए? सिर्फ 50 साल सत्ता में रहने के बाद 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, एक आईजीएमसी शिमला में, दूसरा टाटा मेडिकल कॉलेज में। आज 28 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में हम लगा चुके हैं। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र कर, 2.5 लाख लोगों को दूसरे प्रदेशों से घर तक पहुंचाया हम। हिमाचल के बच्चे पढ़ने के लिए राजस्थान के कोटा में गए थे। पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया, बच्चे भूखे प्यासे सूखा ब्रेड खा रहे हैं, पानी के साथ खा रहे हैं, वीडियो भेजते हैं रोते रोते। ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, जहां से खाना वहां पर वो खाना खाते थे वो सारे सबके सब बंद हो गए। बाहर जाना मुश्किल क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ। हम घर आना चाहते हैं, बच्चों रो रो करके वीडियो हमको भेजे। मैंने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से बात की कि मैं हिमाचल के बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। मैंने एचआरटीसी की 60 बसें यहां से रवाना की और जाकर के राजस्थान के कोटा में भेजी। एक एक बच्चे को बस में उठा करके उनके घर तक छोड़ करके आए। 5000 नौजवान हमारे गोवा में नौकरी करते थे, और रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबे में। मुझे कल्पना नहीं थी कि गोवा में हिमाचल के इतने बच्चे वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। जो वहां होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, मालिकों ने कहा कि आप निकलिए, आप जाइए, जहां जाना जाइए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मैंने 5 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें वहां से गोवा से लगाई और वहां से लगाकर उनको ऊना पहुंचाया, कालका पहुंचाया, और वहां से एचआरटीसी की बसों से उनको घर तक। बेंगलोर में बच्चे थे, मुंबई में बच्चे थे, थाने में बच्चे थे, हैदराबाद में बच्चे थे, बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? हमारे सामने एक तरह की परिस्थिति सामने इस तरह की थी कि ऐसे संकट के क्षण में हम डेवलपमेंट के काम करें या आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए काम करें। हमने प्राथमिकता दी, आदमी का जीवन कीमती है, सबसे कीमती है। सबसे पहले आदमी का जीवन कैसे बचा सकते हैं उसके लिए हमने प्रयत्न किया, प्रयास किया। लेकिन उसके साथ साथ हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि डेवलपमेंट के काम भी नहीं रुकने चाहिए। हमको जाने की मनाही हुई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी मुख्यमंत्री जो है पब्लिक प्रोग्राम नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से जब हम इकट्ठा होंगे, भीड़ होगी, कोविड के फैलने का कारण बनेगा। मैंने वर्चुअल कार्यक्रम किए 42 विधानसभा क्षेत्र के लिए। मैंने कहा विकास नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। आगे कोई पुल बन करके तैयार है वो समर्पित होना चाहिए लोगों के लिए, कोई सड़क बन करके तैयार है वो लोगों को समर्पित करनी चाहिए, कोई स्कूल का भवन, हॉस्पिटल का भवन बन करके तैयार है वो लोगों को समर्पित होना चाहिए। मैंने वर्चुअल कार्यक्रम 42 विधानसभा क्षेत्र के किए और 42 विधानसभा क्षेत्र में 4-4.5 हजार करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास सिर्फ वर्चुअल माध्यम से।
काम नहीं रुकना चाहिए, ये इसी भाव के साथ। और पिछली बार यहां आपके सरका घाट में भी जब आना हुआ, सरका घाट में आकर के जो बहुत सारे विकास कार्य को गति देने की जरूरत थी वो हमने देने की कोशिश की। और मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं, जो हमने कहा है वो पत्थर की लकीर है। चाहे जो मर्जी कांग्रेस के नेता बोलते रहे, हमारी सरकार का अभी तक 1.25 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में और है वर्तमान में, और उसके बाद 2022 में भी अगर बात कहेंगे, 22 में भी भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस को तो कुछ बचा ही नहीं। पूरे देश का नजारा देखिए, देश की स्थिति क्या बनी। आज चुनाव का उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, और उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए जो है वो स्टार प्रचारक कांग्रेस के लोग बाहर के लोगों को ला रहे हैं। हमने तो अपने 20 लोगों की सूची जो स्टार प्रचारक की दी, उसमें विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के पदाधिकारी है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि प्रचार के लिए स्टार प्रचारक इसको बनाया कन्हैया लाल। क्या कन्हैया लाल कौन? कन्हैया लाल जो कल तक कामरेड था, जेएनयू में पढ़ता था, जो नारे लगाता था भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, जो नारे लगाता था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जिस अफजल ने लोकसभा पर हमला किया, वो कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक आज जहाज में घूम रहा है। जिस कन्हैया लाल ने सेना के जवानों के ऊपर आरोप लगाया कि सेना के जवान वहां पर कश्मीर में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक। इससे बदतर स्थिति कांग्रेस की हो नहीं सकती। दूसरा किसको बनाया? सिद्धू को। कभी हमारी पार्टी में हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस पार्टी में जिसे सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। पहले तो छोटे बच्चे का नाम बड़े प्यार से रखते थे, पप्पू रखते थे, पप्पू इधर आओ ऐसा बोलते थे। आजकल तो कोई पप्पू अपने बच्चे का नाम रखना ही नहीं चाहता है। सबको समझ आ गया कि पप्पू का मतलब क्या है। कोई नहीं रखता, आजकल रखता है कोई? पप्पू रखता है? कोई नहीं रखता। किसी ने अगर रख दिया होगा पुराना नाम रख, वो भी बदलने की सोच रहा होगा कि बहुत बदनाम हो लिए भाई इस नाम से। तो यहां के मुख्यमंत्री को बाहर निकालने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, निकाल दिया अमरिंदर सिंह को, और दूसरे मुख्यमंत्री चन्नी वहां पर आए तो 3 मंत्री ने त्यागपत्र दे दिए। तीसरे दिन जो है वो खुद अपने आप सिद्धू ने त्यागपत्र दे दिया, और सुना कि पिछले कल भी कहा कि मैंने वापिस ले लिया। तमाशा बन गया। और हम तो हिमाचल प्रदेश में यहां पर तमाशा देखते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का यहां पर बैठे हैं राजेंद्र गर्ग जी और कविंद्र सिंह जी विधानसभा के अंदर तमाशा देखते हैं। जब से वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, उनके हमको भी कमी महसूस होती है। हमारी भी पूरी संवेदना है उनके साथ। वरिष्ठ नेता थे, लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वो रहे, लेकिन जब से वो नहीं है तो उसके बाद होड़ लगी है कौन नेता बनेगा। उनको पूछो तो सही, तुम्हारा नेता है कौन? एक दूसरे को नहीं मानता, दूसरा तीसरे को नहीं मानता है, तीसरा किसी को नहीं मानता है। और विधानसभा के अंदर इस प्रकार से उछल कूद कर रहे, विपक्ष का नेता कुछ बोल रहा होता है, पीछे से दूसरे खड़ा होकर के कुछ और बोल जाता, तीसरा कुछ और बोल जाता। लेकिन हमने कहा इस चुनाव ये उपचुनाव है, चुनाव हो जाएगा, लेकिन हम अपनी ओर से शुरुआत नहीं करेंगे जो किसी के दिल को चोट पहुंचा। हम इतना दूर नहीं था कि हम उनकी बात सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं।
अगर शुरुआत तो हमसे करेंगे तो जवाब दे। और दूसरे दिन हमारे नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस का नॉमिनेशन था, सबके सब वहां पर जितने भी बोले वो गाली ही देते रहे। संस्कृति शायद ऐसी हो गई वहां पर उस पार्टी में, लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए अब मंडी में बहुत बदलाव है। मंडी में बदलाव के बाद मैं इसलिए कहता हूं, मंडी का भी एक सेंटिमेंट है, एक भावना है। अगर मंडी की भावना के खिलाफ बोलोगे और मंडी में आकर के बोलोगे, मंडी के लोग सुनने के लिए तो विवश होंगे लेकिन मानने के लिए विवश नहीं होंगे। ये मैं बड़ा साफ करना चाहता हूं। काम की बात अगर होती है तो उस बात पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार से मंडी में आकर के मंडी के सम्मान के खिलाफ बोलेंगे तो निश्चित रूप से मंडी के लोग उनको माफ करने वाले नहीं है। मंडी का अभिप्राय मेरा मंडी शहर नहीं है। मंडी का मतलब है मंडी लोकसभा। मंडी लोकसभा में कुल्लू भी आता है, किन्नौर भी आता है, भरमौर भी आता है, लाहौल भी आता है, रामपुर भी आता है। उनको इस बात को समझना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में मैं उनको कुछ ज्यादा कहने भी नहीं चाह रहा हूं। जितना वो बोलेंगे उतना नुकसान करेंगे। और विपक्ष के नेता मंडी में आकर के जब हमारे खिलाफ बोल रहे थे, मुझे मालूम नहीं कि वो प्रतिभा सिंह का भला चाह रहे थे या उनका बुरा चाह रहे थे। कई बार कई लोग इसका कई तरह के अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मंडी का एक सम्मान है, स्वाभिमान है, और इसको कायम रखने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के काम करने की जो जरूरत है उसको निश्चित रूप से करेंगे। मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता, वो एक विधानसभा का नहीं होता, एक जिले का नहीं होता, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान का विषय तो हर क्षेत्र का होता है। भावनाएं तो अपनी होती हैं, उस बात को स्वीकार करना चाहिए उनको। आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई, जैसे कि ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए तब से ये सब बेरोजगार। हाँ, कांग्रेस में बेरोजगारी बहुत बढ़ी, इसमें दो राय नहीं। सब बेरोजगार थे क्योंकि वहां घोटाले घपले करने के जो दौर चल रहे थे वो सारे के सारे बंद हो गए। 7.5 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री के इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और 7.5 वर्ष में आप एक भी आरोप लगाइए किसी नेता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो नहीं। तो दौर तो ये होते थे 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आज किसी को सुनने को इस तरह का मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, देश को एक ईमानदार नेतृत्व मिला है वर्षों के बाद, जिसको देश की जरूरत है। इस बात को समझना चाहिए। अभी हिमाचल प्रदेश में 4 वर्षों से सत्ता में यहां पर कोविड का इतना भयंकर प्रकोप होने के बावजूद भी कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है हिमाचल प्रदेश की सरकार के किसी नेता के खिलाफ के भी जिसके ऊपर गया। बोलने के लिए बातें कहने होती हैं, लेकिन कोई साबित करके दिखाए। हमने हिमाचल प्रदेश में देखा है कि 3 महीने 4 महीने के बाद सरकार के खिलाफ एक नहीं अनेकों मुद्दे खड़े हो जाते थे। यह 4 वर्ष हो गए। आज कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, वो हमारे लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन उसके बावजूद हमें भरोसा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से महंगाई को भी रोकने में वो सफल हैं। हम साथियों के साथ बैठे थे, कैबिनेट में बैठे थे, मालूम पड़ा कि तेल की कीमतें, सरसों के तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई। हमने वो एकदम निर्णय किया, जो मदद कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। 30 रुपए पर लीटर के हिसाब से, किलो के हिसाब से हमने उसमें सब्सिडी दी। आज से पहले कभी मिली?
प्रयत्न तो हमने करने की कोशिश की है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी हमको कि कोविड के कारण पूरे देश की आर्थिकी पर प्रभाव पड़ा है, प्रदेश की भी। हमने ईमानदारी से सरकार को चलाया, गरीब आदमी की मदद का रास्ता ढूंढा, जहां गरीब की मदद कर सकते थे उस मदद को करने की कोशिश की। बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान 70 साल के ऊपर हमने एक मुश्त में किया, पहली कैबिनेट की मीटिंग में। जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को समझा है, सीखा है, देखा है, हमने कहा उनके प्रति भाव आज के इस कलयुग में कम होता जा रहा है, इसलिए उनकी मदद करने की जरूरत है। 750 पेंशन मिलती थी, हम 1500 रुपए पेंशन बुजुर्गों के खाते में डाल दें। हमने कहा माताएं हमारे से मेहनत करती है, उनको हमको वही हमको खाना सुबह में खिलाती है, वही हमको दोपहर को और शाम को भी खाना खिलाती है। उन्होंने कहा माताओं के लिए ये 65 वर्ष के ऊपर सभी माताओं को पेंशन का प्रावधान किया, 1000 रुपए पेंशन का प्रावधान। इतने लंबे समय तक सरकारें देश में और प्रदेश में चलती रही, लेकिन गरीब आदमी का इलाज करने का कोई नियम नहीं था, कोई नीति नहीं थी, कोई स्कीम नहीं। हमने कहा कि गरीब आदमी जब बीमार हो जाता है, जब उसके पास पैसे नहीं रहते इलाज करने के लिए, वो विवश होकर के जो है चीख पुकार के बीच में जिंदगी छोड़ जाता है और दुनिया से चला जाता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है उसके साथ। ऐसे गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई हमको स्कीम बनानी चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर एक योजना बनाई, जिसमें गरीब आदमी का इलाज 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। अभी तक 1,75,000 से ज्यादा गरीबों का इलाज करके उनको स्वस्थ करके हम घर दे चुके। जो लंबे समय तक सरकार कांग्रेस की रही, कभी सोचा? हमने कहा कि शहर में गैस आ गई, गैस पे खाना बनता है, गैस पे चाय बनती है। हमारी गांव की महिलाएं भी चाहती है क्या गैस हमारे घर में भी हो, उस धुएं से मुक्ति हो। आदरणीय मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत देश के लिए की, लेकिन पूरे देश भर में उस योजना के अंतर्गत जो है वो गैस के चूल्हे बांटे गए। हिमाचल प्रदेश में भी 1,36,000 गैस के चूल्हे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आए, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज्यादा ऐसी छूट रही थी जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंच पा रहा था। हमने कहा हम अपनी योजना, प्रदेश की योजना पूरी करेंगे और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे। मैंने 3,25,000 गैस के चूल्हे जो है हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी के घर तक पहुंचाए। आज गैस में खाना बना लिया। कोई आदमी बीमार है, लाचार है, चल नहीं सकता है, उसकी व्यवस्था है, जिंदगी भर बीमारी से जूझना पड़ेगा। ऐसे गरीब लोगों के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी मदद करने के लिए, ताकि उनकी दवाई का खर्चा भी निकल सके और उनकी सेवा भी हो सके, उनकी मदद हो सके, हमने सहारा योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत हम 3,000 रुपए ऐसे गरीब लोगों के जो बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना काम नहीं कर सकते हैं, हर वक्त उनकी मदद करने के लिए किसी दूसरे आदमी को साथ रहना पड़ता है, उनके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का डाल। सरकार कांग्रेस की भी रही, लंबे समय तक कभी ख्याल नहीं आया उनको गरीब आदमी। और आगे बढ़कर के हमने और निर्णय आपके इस बजट में किया कि हमारी जितनी भी बेटियां हैं, हमारी बीपीएल परिवार की, क्योंकि बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के वो दूसरे के घर में जाती है और उस घर को अपनाती है और उस घर के लिए अपना जीवन निछावर कर देती है। हमने कहा ऐसी गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी है, बीपीएल की होनी चाहिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, चाहे वो भी, इस दिन बेटी की शादी होगी, हम जो है सरकार की ओर से शगुन जो है 31,000 जो है उसके खाते में जमा करेंगे। सरकार तो कांग्रेस पार्टी की भी लंबे समय तक रही देश में, प्रदेश में रही, लेकिन गरीब आदमी पर कैसी सोच नहीं पहुंची। हम कुर्सी पर होने चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, हमें आनंद चाहिए, इसके सिवाय कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं था।
इसलिए ये अंतर है जिसको समझना और समझाने की आवश्यकता। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग हमको मिला, और इसी कारण से हर परीक्षा में, चाहे वो लोकसभा की परीक्षा हुई पीछे, उसमें हम जीते, उपचुनाव हुए उसमें हम जीते, पंचायत के चुनाव हुए उसमें हम जीते, कोविड का दौर हुआ उस दौर से हम बाहर निकल रहे हैं। और अब मुझे पूरा भरोसा है ये जो परीक्षा हो रही है हमारी मंडी लोकसभा का उपचुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव, इसमें भी निश्चित रूप से इस परीक्षा में भी हम सफल होकर के बाहर निकलेंगे। और ये कुशाल ठाकुर के बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं। सरका घाट के ही रहने वाले हैं। और यहाँ के पैदा होने के बाद मंडी के नगवाई में आज की तारीख में सेटल है। और हमारे लिए तो आपको सरका घाट वालों के लिए तो और भी ज्यादा लाभ का विषय है। सांसद भी अपना, विधायक भी अपना, प्रधान भी अपना, सब कुछ अपना। और स्वाभाविक से आगे बढ़कर के प्रदेश में सरकार अपनी, दिल्ली में सरकार अपनी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 30 तारीख को जब मतदान की बात आएगी, ये उपचुनाव है, आमतौर पर उपचुनाव में देखते हैं कि वोट देने के लिए लोग कम जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान तक पहुंचाना है, ताकि आप अगला लक्ष्य भी आए तो उसको भी साथ साथ में निर्धारित कर सके। इस चुनाव में बड़ी जीत होगी तो आपका अगला विधानसभा का चुनाव का काम आधा इसके साथ ही हो जाएगा। उसके बाद संभल नहीं पाएगी कांग्रेस, और गुंजाइश भी नहीं देगी। अब ये भी बप्पन की बात है, लेकिन मुझे आप सबसे यही निवेदन जरूर करना है कि चाहे हमारे सरका घाट के, मैं देखता हूं सरका घाट के बहुत सारे नौजवान बाहर हैं, कोई बद्दी में नौकरी करते हैं, कोई मनाली में है, कोई दिल्ली है, कोई बाहर है, चंडीगढ़ है, कई जगह है। उनसे आग्रह करें कि मतदान के दिन वो जरूर आए और मतदान करें। और यहां से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी की विजय होगी तो नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली में मजबूत होंगे। यहां से कुशाल ठाकुर जब चुन करके जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सरका घाट में कर्नल इंदर सिंह जी मजबूत होंगे, आप सब मजबूत होंगे, और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूती मिलेगी। इसलिए इस काम को करें और भारी बहुमत से उनको जिताने के लिए अपना योगदान दें। यही मैं आप सबके बीच में आज निवेदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारी चीजें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी मंडी से। और मैंने हमेशा इस बात को मंडी में भी कहा है, उस दिन भी कहा है, सरल भाषा में कहा है, जो कांग्रेसियों को भी समझ आनी चाहिए, ये मंडी हमारी थी, ये मंडी हमारी है और ये मंडी हमारी ही रहेगी। इसमें ही मुझे लगता है कि उनको उत्तर मिलता है मेरा, और यही प्रयत्न करना है हमको। मंडी का अभिप्राय है मेरा मंडी लोकसभा का, और वो करने लगे इसमें इसका ऑपरेशन करने लगे। मंडी की बात कर रहे हैं, कुल्लू की बात नहीं की। मैंने कहा कि मंडी लोकसभा की बात करता हूं। मंडी लोकसभा का नाम मंडी के नाम से है, तो उसमें कुल्लू भी आता है, लाहौर भी आता है, किन्नौर भी आता है, भरमौर भी आता है, और आप चिंता मत करिए रामपुर भी आता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ आप सहयोग दीजिए। जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने कहा है वो हम करके देंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के समय में सरकार भागे बचे, प्रदेश भी मजबूत चाहिए और देश भी मजबूत चाहिए। इसमें विजय हमारी बहुत आवश्यक है। इस उपचुनाव की इस विजय को आप दीजिए, और उसके बाद बाकी काम जो करने के होंगे वो हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप काम छोड़ करके भी आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।